मान लीजिए कि आपने एक गेम या ऐप को इंस्टॉल किया, ठीक है। आखिर वो चलता आपके फ़ोन पे है या आपके पीसी पे है, लेकिन बिना हार्डवेयर के क्या वो गेम या ऐप चल सकता है? नहीं। पर अब क्या आपको लगता है कि वो गेम या ऐप या कुछ भी हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है? बिल्कुल नहीं। उसके लिए चाहिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप एक बैंक में गए, आपको कुछ पैसे विड्रॉ करने थे। क्या आप डायरेक्टली मैनेजर के पास जाके उसको बोल सकते हो कि आपको इतना पैसा चाहिए और मैनेजर आपको दे देगा? ऐसा तो आप नहीं कर सकते। आपको चाहिए होगा एक प्रोसेस, मतलब पहले आप कैशियर के पास जाएंगे, आप वो विड्रॉ के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे, कैशियर को देंगे, कैशियर मैनेजर को पास अप्रोच करेगा, मैनेजर अप्रूव करेगा, उसके बाद ही कैशियर आपको मतलब पैसे दे सकता है। ठीक वैसे ही हमारे कंप्यूटर में भी कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता। हमें मिडिल में एक चाहिए, जैसे कि बैंक में कैशियर था, हमारे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है, तो किसी सॉफ्टवेयर को कोई भी हार्डवेयर की ज़रूरत हो, वो पहले रिक्वेस्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इसीलिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। और जब बात आती है डेवऑप्स की, तो मेनली हम बात करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्या आपके सारे के सारे सर्वर्स सिर्फ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करते हैं? क्या लिनक्स ही एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि सर्वर को रन कर सकता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्वर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी रन कर सकते हैं, लेकिन लिनक्स के कुछ अपने ही फायदे हैं, जिसलिए कि लिनक्स को प्रेफर किया जाता है हर बार। सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे, सर्वर को बनाने के टाइम पे लिनक्स को ही यूज़ किया जाता है। चलिए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से लिनक्स को विंडोज़ से पहले ज़्यादा प्रेफर किया जाता है किसी सर्वर में। तो क्या है वो रीजंस? पहला है रिसोर्स एफिशिएंसी। लिनक्स सर्वर बहुत ही कम रैम और सीपीयू का यूज़ करके चल सकते हैं। दूसरा आता है बेटर कंट्रोल। लिनक्स आपको बहुत बेटर कंट्रोल प्रोवाइड करता है। हर एक चीज़ को आप फाइल्स और कमांड्स की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा आता है कॉस्ट। लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री टू यूज होते हैं, लेकिन वहीं पे विंडोज़ आपको उसका लाइसेंस लेना पड़ता है विंडोज सर्वर के लिए। और उसके ऊपर से लिनक्स आपका ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि उसका कोड पब्लिकली अवेलेबल है, तो कोई भी प्रॉब्लम हो या उसको बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे कंपनी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे बिल्ड करते हैं, जैसे कि गूगल हो गया, मेटा हो गया, अमेजोन हो गया। उसके बाद आता है सिक्योरिटी। लिनक्स में सिक्योरिटी ऐसा है कि मतलब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग परमिशन मॉडल है रीड, राइट और एग्जीक्यूट परमिशन को लेकर। सर्विस आइसोलेशन बहुत ईजी होता है। कंटेनर इकोसिस्टम, कंटेनर टेक्नोलॉजीज जैसे कि डॉकर हो गया, कुबरनेटिस हो गया, ये बहुत ही अच्छी तरीके से रन कर सकते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसे ही कुछ एडवांटेजेस की वजह से हमेशा सर्वर में लिनक्स को प्रीफर किया जाता है। तो लिनक्स को समझना तो बहुत ज़रूरी है। तो हाय गाइज, मैं हूं सत्या। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर को, कुछ उसके फंडामेंटल्स को समझेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डेवऑप्स के दूसरे कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, अभी आप देख सकते हैं। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो आपके हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो उस बेसिस पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक आर्किटेक्चर होता है, जो कि हम अभी देखने वाले हैं। पहले क्या आ जाता है? सबसे पहला लेयर आता है आपका यूजर स्पेस। यूजर स्पेस, ठीक है। यूजर स्पेस में क्या आता है? जो भी आपके एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि क्रोम हो गया, VS कोड हो गया, और क्या, कोई आपका नोटपैड हो गया, कोई भी एप्लीकेशन हो जो कि यूज़र डायरेक्टली यूज़ कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम? यूजर स्पेस। ठीक है, अब यूजर स्पेस में सारे के सारे हमारे एप्लीकेशंस होते हैं। अब ये जो एप्लीकेशन है, ये किसको एक्सेस करना चाहते हैं? हार्डवेयर को। ठीक है, लेकिन हार्डवेयर को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने बोला था। तो उनके बीच में आता है कौन? कर्नल। ठीक है, अब ये जो कर्नल है, ये कर्नल क्या करता है? हार्डवेयर को एक्सेस करने में हमारी हेल्प करता है। एक मिडलवेयर की तरह काम करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है। किसके बीच में? एक यूजर स्पेस जो भी हमारा एप्लीकेशन है और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, तो ये जो कर्नल होता है, यूजर स्पेस के जो भी एप्लीकेशन आते हैं, वो क्या करते हैं? वो कर्नल को रिक्वेस्ट करते हैं, कर्नल हार्डवेयर का एक्सेस देता है। लेकिन ये कर्नल को एक्सेस करने के लिए हम डायरेक्टली उसको कर्नल को कॉल नहीं कर सकते। मतलब जैसे सिंपल लैंग्वेज में होता है, सिंपल इंग्लिश में हो गया, वैसे किसी लैंग्वेज में हम जो कर्नल को कोई भी रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते। उसके लिए स्पेशलाइज्ड एक कॉल होता है, जिसको हम कहते हैं क्या? सिस्टम कॉल। सिस्टम
कॉल। ठीक है, अब समझ लेते हैं ये सिस्टम कॉल क्या होता है। इसको यहाँ पे देते हैं सिस्टम कॉल। मान लीजिए कि मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, उसमें मैंने क्या लिखा कि जावा में एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, जावा में मैंने लिखा फाइल रीडर रीडर इक्वल्स टू न्यू फाइल रीडर। अब मान लीजिए मेरा एक फाइल है जो कि उसका नाम है data.txt। अब ये फाइल कहाँ पे स्टोर होगा? मेरे हार्डवेयर में स्टोर होगा, मतलब मेरे हार्ड डिस्क में स्टोर होगा कहीं पे जो फाइल है। लेकिन मैं अगर इस लाइन को एग्जीक्यूट करूँगा तो जावा डायरेक्टली मेरे डिस्क को एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, ये क्या करेगा, मेरा जो भी है ये मेरा एप्लीकेशन रन हो रहा है, जावा का एप्लीकेशन रन हो रहा है, ये क्या करेगा, ये एक सिस्टम कॉल भेजेगा। किसको सिस्टम कॉल भेजेगा? यहाँ पे देखिए, ये क्या करेगा, एक सिस्टम कॉल सेंड करेगा। सिस्टम कॉल सेंड करेगा, किसको सेंड करेगा? कर्नल को, कर्नल को। ठीक है, अब कर्नल जो है उसके पास एक्सेस किसका है? डिस्क का। तो सिस्टम कॉल बेसिकली क्या होता है? सिस्टम कॉल्स आर द कम्युनिकेशन ब्रिज बिटवीन एप्लीकेशंस एंड कर्नल। ठीक है, उसके बाद समझते हैं कर्नल क्या होता है। कर्नल, ठीक है, कर्नल क्या होता है? कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कर्नल क्या होता है? कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो भी हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर रिसोर्सेज होता है, ये सारे के सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को कौन मैनेज करता है? कर्नल मैनेज करता है। कर्नल इज द रिसोर्स मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, अब कोई भी एप्लीकेशन हो, वो एक्सेस करना चाहता है हमारे सीपीयू को या मेमोरी को या डिस्क को, नेटवर्क को, या चाहे और कोई भी डिवाइसेस जैसे कि प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, कुछ भी, कोई भी डिवाइसेस हो, उनको एक्सेस करने के लिए किसका परमिशन लेगा? कर्नल से परमिशन लेगा। ठीक है, अब तो कर्नल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगी। क्या क्या होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? सीपीयू मैनेजमेंट, कर्नल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, और क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, एक्सेट्रा। ठीक है, और बाकी जितने भी डिवाइसेस होंगे उन सारे के सारे को कर्नल मैनेज करता है। ठीक है, सीपीयू मैनेजमेंट। ठीक है, सीपीयू मैनेजमेंट में मान लीजिए आपने क्रोम ओपन किया, साथ ही साथ आपने VS कोड भी ओपन कर दिया, और चल रहा है आपका एक जावा एप्लीकेशन। ठीक है, अभी सीपीयू को, ये सीपीयू आपका कितना है? सीपीयू आपके पास एक ही होगा। सीपीयू आपके पास कंप्यूटर में एक सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू आपके कंप्यूटर में कितना होगा? एक ही सीपीयू होगा। अब इस सीपीयू को कौन एक्सेस करेगा और कितने टाइम तक एक्सेस करेगा? क्या वो क्रोम एक्सेस करेगा या VS कोड एक्सेस करेगा, जावा एप्लीकेशन एक्सेस करेगा? कौन एक्सेस करके वो सीपीयू में एग्जीक्यूट होगा, ये सारे के सारे को डिसाइड करता है कौन? आपका कर्नल। ठीक है, वैसे ही बात करते हैं अगर मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट तो ऐसे ही आपने वो कुछ एप्लीकेशन रन करके रखे हैं, लेकिन आपके पास कंप्यूटर में क्या है? लिमिटेड मेमोरी है। अभी हर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ उसको मेमोरी भी चाहिए। ठीक है,
सीपीयू के साथ उसको क्या चाहिए, मेमोरी भी चाहिए। इनको थोड़ा चेक कर लेते हैं। ठीक है, हर एक प्रोसेस को रन होने के लिए सीपीयू के साथ मेमोरी भी चाहिए, लेकिन मेमोरी आपके पास कितना है, मान लीजिए आपके पास 8 GB का रैम है। ठीक है, अभी कोई प्रोसेस आया, वो अगर पूरा का पूरा 8 GB को यूज़ कर लेगा तो बाकी प्रोसेसेस यूज़ कर ही नहीं पाएंगे। तो उन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है, कर्नल करता है, कि कौन सा प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको कितना रैम चाहिए और कितने टाइम तक चाहिए, वो सारे के सारे मैनेज कौन करता है, कर्नल। ठीक है, उसके बाद आता है एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि होता है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। फाइल सिस्टम मैनेजमेंट, ठीक है, आपके जो लिनक्स फाइल सिस्टम होता है उसमें कुछ डायरेक्टरीज होती हैं, जैसे कि हो गया स्लैश, यह डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी होता है। और उसके बाद आता है होम डायरेक्टरी स्लैश होम, और कौन आता है स्लैश etc, और कौन आता है स्लैश var। ठीक है, ये जो डायरेक्टरीज होती हैं, इन डायरेक्टरीज को डायरेक्टली कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर सकता। डिस्क में से इन कोई भी मतलब इनमें से कोई भी डायरेक्टरी हो, इनको डायरेक्टली कोई भी एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर सकता है। इनको एक्सेस करने के लिए वो कोई एप्लीकेशन को कर्नल के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट में आता है आपका डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस एंड नेटवर्क भी इसमें देख लेते हैं, नेटवर्क मैनेजमेंट। ठीक है, डिवाइसेस में आप क्या हो गया है, मान लीजिए आपके पास कीबोर्ड है, आपके पास माउस है, आपके पास प्रिंटर है, आपके पास मान लीजिए एक वेबकैम है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं, ये सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं, ये डायरेक्टली तो रन नहीं कर सकते सॉरी, ये हर एक डिवाइस के लिए एक होता है ड्राइवर। ठीक है, हर एक डिवाइस का एक ड्राइवर होता है। तो ये ड्राइवर हार्डवेयर के साथ बात करते हैं, लेकिन कर्नल ड्राइवर के साथ बात करता है। ठीक है, तो अभी कैसा हो गया आर्किटेक्चर, आपका कोई भी एप्लीकेशन है वो प्रिंटर को एक्सेस करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो कर्नल से बात करेगा, कर्नल ड्राइवर से बात करेगा, ड्राइवर प्रिंटर से बात करेगा, तब जाके वो आपका पूरा का पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। आप कोई कुछ प्रिंट करना चाहते हो वो तब जाके वो प्रिंट होगा। ठीक है, और उसके बाद आता है नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट क्या होता है, हमारा जो कंप्यूटर होता है, जो भी मतलब कोई भी आपका कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, कुछ भी है, उसमें क्या होता है, एक नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड, अब नेटवर्क कार्ड के बिना आप इंटरनेट को एक्सेस ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो भी आपका मतलब इंटरनेट के साथ कनेक्शन है वो ये नेटवर्क कार्ड के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। अब इस नेटवर्क कार्ड भी, ये नेटवर्क कार्ड क्या है, ये भी एक हार्डवेयर ही है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर इंटरनेट को एक्सेस करना चाहता है तो वो क्या करेगा, आपके कर्नल से रिक्वेस्ट करेगा, कर्नल नेटवर्क कार्ड को मतलब कॉल करेगा, नेटवर्क कार्ड इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके आपका इंटरनेट आपको इंटरनेट एक्सेस देगा। ठीक है, अब ये सब हम क्यों समझ रहे हैं, आखिर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर है इसको समझना क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए कल हम जाके डेवऑप्स आप सीख गए, आप क्या कर रहे हैं, डॉकर रन कर रहे हैं, कुबरनेटिस को रन कर रहे हैं, एनजीनिक्स यूज़ कर रहे हैं, कोई जावा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये आखिर में जाके रन कहाँ पे होंगे, आपके सर्वर में होंगे। लेकिन इन सबको एक्सेस किसका चाहिए होगा, हार्डवेयर का, है कि नहीं। इन सबको किसका एक्सेस चाहिए होगा, हार्डवेयर का। बिना हार्डवेयर के कोई भी आपका एप्लीकेशन वो रन ही नहीं कर सकता है। तो ये सारे के सारे डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा कि कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वो डायरेक्टली हार्डवेयर से बात नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो ये सारे के सारे जो भी हमारे डॉकर हो गए, कुबरनेटिस हो गया, इंजीनियर्स हो गया, जावा एप्लीकेशन हो गया, ये हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए बात किससे करेंगे, पहले कर्नल से बात करेंगे। तो इसलिए हमें कर्नल को समझना पहले ज़रूरी था कि वो क्या क्या काम करता है। ऑल्दो कर्नल बहुत सारे मतलब काम करता है, हमने यहाँ पे सिर्फ एक ओवरव्यू लिया है। ठीक है, तो इसको समराइज करें तो क्या बोल सकते हैं हम,
everything in Linux is just an application asking the kernel to use resources। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक ओवरव्यू कर्नल जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका आर्किटेक्चर के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लिनक्स कमांड्स के बारे में और उसके साथ ही बात करेंगे यूजर्स एंड ग्रुप्स। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा।